मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने उत्परिवर्तन के बारे में जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वंशावली विश्लेषण, पेडिग्री एनालिसिस। होता क्या है? तो वंशावली विश्लेषण जानने से पहले हम वंश के बारे में जान लेते हैं। वंश होता क्या है? तो वंश कई पीढ़ियों का समूह होता है। जैसे आपने कई मूवी में देखा होगा, ये इस वंश का महाराज था, ये इस वंश का सम्राट थे। तो ये जो महाराज और सम्राट थे वो कई पीढ़ियों से चले आ रहे थे, मतलब उनकी एक लंबी पीढ़ी बन चुकी थी और इन्हीं पीढ़ी को एक वंश का नाम दे दिया जाता है। तो वंश क्या है? कई सारी पीढ़ियां हैं। तो वंशावली मतलब वंशों की एक माला हो, मतलब एक सीधी पीढ़ी, कई सारी पीढ़ियां एक वे में चलती आ रही हो, वो हमारी हो गई वंशावली। और विश्लेषण मतलब उसके बारे में विश्लेषण करना। क्लियर है? तो चलते हैं अपने इसका। तो इसकी परिभाषा ऐसे ही बनेगी, कई पीढ़ियों तक पाए जाने वाले विशेष लक्षण। कई पीढ़ियों तक पाए जाने वाले विशेष लक्षण, याद रखिएगा, कई पीढ़ियों तक पाए जाने वाले विशेष लक्षणों की वंशागति का विश्लेषण करना वंशावली विश्लेषण कहलाता है। क्लियर है? फिर से एक बार देख लीजिए, कई पीढ़ियों तक विशेष लक्षणों की वंशागति का विश्लेषण करना वंशावली विश्लेषण कहलाता है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो जब मेंडल प्रयोग कर रहे थे तो मेंडल के प्रयोग के बाद मनुष्य पे देखा गया कि मनुष्य पे क्या हो रहा है, तो वंश के बारे में मनुष्य का पता चला। तब आनुवांशिक विकार और लक्षणों का पता लगाने के लिए इसकी खोज की गई। तो इसकी खोज क्यों की गई? तो इसका उपयोग मानव में विशेष लक्षणों, जो भी आनुवांशिक लक्षण पैदा होते हैं वो, और उनमें रोगों का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया गया। क्लियर है? वंशावली विश्लेषण क्या है? तो एक बार फिर से देख लीजिए, कई पीढ़ियों तक पाए जाने वाले विशेष लक्षणों की वंशागति का विश्लेषण करना वंशावली विश्लेषण कहलाता है। और इसका उपयोग मानव में विशेष लक्षण और रोगों के पीढ़ी दर पीढ़ी जो स्थानांतरित होते हैं, वंशागति का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? वंशावली विश्लेषण समाप्त। अब वंशावली विश्लेषण को, जैसे किसी चीज को हम लोग को विश्लेषित करना है तो विश्लेषित करने के लिए कुछ मानक इकाई चाहिए जिसमें उसको डिनोट किया जाए। तो वंशावली विश्लेषण को कुछ मानक प्रतीक में निरूपित किया जाता है। वो मानक प्रतीक क्या है? तो आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। मानक प्रतीक में पहला, अगर स्क्वायर बना होगा, और स्क्वायर पे नीला रंग होगा। मैंने यहाँ पे दो रंग, क्योंकि मेरे पास दो पेन था, तीन पेन था तो देख सकते मैंने ब्लैक कर दिया वो, और दो पेन थे, एक रेड और एक ब्लू, तो मैंने दो पेन से यहाँ बनाया है। तो जो नीला वाला है, याद रखिएगा, जो नीला वाला है, मैं कहाँ लिख दूं? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपके लिए नोट डाउन रखिएगा। जो नीला है वह है अप्रभावित, किसी भी रोग से प्रभावित नहीं है। और जो लाल वाला है वह प्रभावित है। ये दोनों पहले टॉपिक याद रखिएगा, ये कि नीला वाला अप्रभावित है और लाल वाला प्रभावित है। तो ये क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर में है, तो जो स्क्वायर होगा वो नर को निरूपित करता होगा। स्क्वायर वाला किसको निरूपित करता है? नर को। जो सर्किल है, वृत्त वाला है, वो किसको करता है? मादा को निरूपित करता है। और जो चतुर्भुज में थोड़ा स्क्वायर नहीं है, केवल वो एक समचतुर्भुज के टाइप का बना हुआ है, अगर ऐसा हो तो वह कोई लिंग का उल्लेख नहीं करता है। कोई लिंग समझते हैं? तीसरा जेंडर, थर्ड जेंडर, नपुंसकलिंग, उसको यहाँ पे बात किया गया है। पहला तो नर हो गया, दूसरा मादा, तीसरा कोई जेंडर का उल्लेख नहीं करता है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये दोनों नर मादा का है, नर का स्क्वायर और मादा का सर्किल। यहाँ पर ये तीनों जेंडर का रेड वाला रूप है, तो रेड मतलब प्रभावित, तो लाल जो है वो प्रभावित व्यक्ति है, ये हो जाएगा प्रभावित नर, ये हो जाएगा प्रभावित मादा, ये हो जाएगा प्रभावित थर्ड जेंडर मतलब नपुंसकलिंग। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद चौथा नंबर टॉप क्या है? दिख रहा है जी? चौथा नंबर क्या है? तो चौथा नंबर हमारा जो है यहाँ पर
एक नर है और एक मादा है, देख रहे हैं आप लोग, एक नर है एक मादा है और बीच में एक डंडा खींचा हुआ है। ये डंडा क्या दर्शा रहा है, तो यह दोनों के बीच मैथुन को दर्शा रहा है, मतलब दोनों के बीच निषेचन को दर्शा रहा है, संभोग को दर्शा रहा है। जो फर्टिलाइजेशन होता है, मैंने आपको दोनों का बताया है, नर और मादा दोनों आपस में मिलते हैं, तो ये इसको दर्शाया जा रहा है। तो अगर आपको एक स्क्वायर और सर्किल के बीच में डंडा खींचा हुआ नजर आए तो आप समझ जाना कि ये क्या हो रहा है, दोनों के बीच में मैथुन हो रहा है। क्लियर है। चौथा के बाद पांचवा नंबर जो है वो क्या है, तो जब एक स्क्वायर और एक सर्किल के बीच दो डंडा खींचा हो, दो डंडा का मतलब इधर से इधर और इधर से इधर, जब ऐसी बात हो रही हो तो आप इतना समझ जाना कि ये दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार समझते हैं, बिल्कुल खास रक्त संबंध है, बिल्कुल खास रक्त संबंध है। तो वो रिश्तेदार के बीच में क्या हो रहा है, मैथुन हो रहा है। उन दोनों संबंधों, खास रक्त संबंध के बीच में मैथुन हो रहा है, मतलब संभोग हो रहा है। क्लियर है। यहाँ पर ये दोनों का मतलब हुआ दोनों अलग अलग है, एक दूसरा है, परंतु यहाँ पर दोनों बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल मिलते हैं, खास रक्त संबंध है। इसके बाद वाला टॉपिक बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये है नर, ये है मादा, ये है मादा, ये है नर। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों के बीच में एक डंडा खींचा हुआ है, तो डंडा का मतलब संभोग होना, मतलब निषेचन हो रहा है। यहाँ जब निषेचन हुआ तो दो गो यहाँ पर नीचे डंडा खींचा हुआ है, निषेचन के बाद दो संतति बन रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों हमारा क्या है, तो जनक है। जनक में ये नर और ये मादा जनक, और ये दोनों क्या है, तो ये दोनों हमारे संतति है, जो कि एक मादा संतति और एक नर संतति, मतलब एक समझिए एक माता पिता है और एक पुत्र और पुत्री है, बेटा और बेटी। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये इसको दर्शा रहा है। अगर ऐसा आप देखें तो इसमें दो पीढ़ी है, एक जनक की पीढ़ी और एक संतति की पीढ़ी, दो पीढ़ी है, याद रखिएगा। अब लास्ट जो है वो है नर शिशु जनक रोग से प्रभावित। नर शिशु जनक रोग से प्रभावित, तो नर शिशु, सॉरी अभी मत पढ़िए इसको, पहले इसको देखिए। ये क्या है, नर है, ये है मादा, निषेचन हुआ, निषेचन के बाद ये बना रेड कलर का, और रेड कलर का कौन सा वाला है, तो नर वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मादा और नर का यहाँ निषेचन हो रहा है, तो निषेचन के बाद जो संतति बन रही है वो नर शिशु बन रही है, और वो नर शिशु क्या है, प्रभावित है, कोई ना कोई रोग से वो प्रभावित है। जो रोग उसमें वंशागति हो रहा है उससे वो क्या है, वो प्रभावित है। क्लियर है। एक और वंशावली विश्लेषण में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोग के लिए। एक और क्या है, ऐसे करके बना हुआ है और उसके बीच में 5 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है। तो इस पे 5 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 5 प्रभावहीन पीढ़ी। मतलब कि इसका मतलब है कि 5 पीढ़ी प्रभावहीन है। 5 पीढ़ी क्या है, प्रभावहीन, मतलब एक दादा, जैसे मान लीजिए दादा दादा का बेटा, फिर बेटा का, फिर बेटा, फिर बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, ये 5 पीढ़ी हो गई। तो ये 5 पीढ़ी प्रभावहीन है, इसको ये दर्शा रहा है। तो ये जो है ये कुछ मानक है जिनके आधार पे हम किसी भी रोग का विश्लेषण कर सकते हैं। तो आप पहले इसको उतार लीजिए, इस प्रतीक को उतार लीजिए। अब हम एक उदाहरण देखेंगे, ठीक है। आप पहले इसको बिल्कुल अच्छी तरह नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम वंशावली विश्लेषण का उदाहरण देखते हैं। वंशावली विश्लेषण का उदाहरण 2 प्रकार से हो सकता है, एक जिसमें प्रभावी विशेषक हो और दूसरा अप्रभावी विशेषक। ये दोनों है क्या, हमारी एनसीईआरटी में बिल्कुल कंजेस्टेड में कुछ भी नहीं बता रखा है, केवल दोनों का फिगर बता रखा है। मैं आप लोग को थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। प्रभावी विशेषक वह विशेषक होता है जिसमें जनक में वह लक्षण प्रभावी होता है, और अप्रभावी में वह लक्षण जनक में नहीं दिखाई देता है परंतु वो संतति में अपने आप से दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो अब हम दोनों उदाहरण को देखेंगे। तो पहला उदाहरण हमारा है अलिंग क्रोमोसोम पर प्रभावी विशेषक। याद रखिएगा यहाँ प्रभावी विशेषक है। प्रभावी विशेषक का मतलब यह कि जनक में वह विशेषक, वह लक्षण हमेशा प्रभावी होगा। क्लियर है। चलिए अब इसका एक उदाहरण है जो है मायोटिक दुष्पोषण, मायोटिक डिस्ट्रॉफी। याद रखिएगा मायोटिक डिस्ट्रॉफी प्रभावी विशेषक का एक उदाहरण है। क्लियर है।
अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आया कि प्रभावी विशेषक का उदाहरण बताइए, तो वंशावली विशेषण के प्रभावी विशेषक का उदाहरण मायोटिक डिस्ट्रॉफी है। याद रहेगा सबको। अब देखिए इसका हम देखते हैं क्या है यहाँ पर। यह हम देखते हैं कि ये रेड है, ये ब्लू है। इसका मतलब ये प्रभावित मादा है और ये अप्रभावित नर है। जब दोनों के बीच क्रॉस हुआ, क्रॉस मतलब निषेचन हुआ, मैथुन हुआ, तो उसके बाद से देखिए 1 2 3 4 ये नहीं है, 1 2 3 4 संतति का निर्माण हो रहा है। कितने संतति का? 4, जिसमें से एक अप्रभावित मादा, एक अप्रभावित नर और 2 प्रभावित नर और मादा प्राप्त होते हैं। मतलब कि यहाँ पर हमें यह देखने के लिए मिलता है कि इन पांचों में दो जो इन चारों में 2 है प्रभावित और 2 अप्रभावित है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इन दोनों का, एक प्रभावित का एक अप्रभावित का, दोनों का आपस में क्या कराया जाता है? संभोग कराया जाता है। तो अप्रभावित नर का अप्रभावित मादा से क्रॉस कराया गया, तो हमें 3 संतति प्राप्त हुई। इन तीनों संतति में एक मादा, 2 मादा और एक नर होते हैं, और इन तीनों में कोई भी प्रभावित नहीं होता है। परंतु दूसरी तरफ ध्यान दीजिएगा, दूसरी तरफ एक मादा और एक नर का जब क्रॉस कराया जा रहा है तो मादा प्रभावित है, मतलब मादा को ये रोग है और इसको रोग नहीं है। जब क्रॉस कराया जाता है तो हमें 3 संतति प्राप्त होती है, जिनमें से एक मादा जो होगी वह प्रभावित होती है, बाकी दोनों नर प्रभावित नहीं होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो हमें प्राप्त हो रहा है, इसमें ये जो है ये प्रभावित मादा के कारण प्रभावित मादा उत्पन्न हो रही है और प्रभावित मादा से ही दोबारा प्रभावित मादा उत्पन्न हो रही है। इसका मतलब ये लक्षण जो इसमें यहाँ लक्षण है, जो भी रोग है, यह रोग इसमें भी प्रभावी है, इसमें भी प्रभावी है और इसमें भी प्रभावी है। मतलब कि यह लक्षण हर एक पीढ़ी में प्रभावी रूप से दिखाई दे रहा है, तभी वह स्थानांतरित होता है। यहाँ में वह लक्षण नहीं था, तो देखिए यहाँ के तीनों संतति बिना प्रभावहीन, मतलब कोई भी तीनों में रोग नहीं था, परंतु यहाँ मादा में प्रभावित थी, तो यहाँ पे एक में रोग पाया गया। यहाँ पे हमें यह पता चला कि जो प्रभावी विशेषक होता है उसमें हर एक पीढ़ी में कोई ना कोई जनक प्रभावी होता है, जिसके कारण वह अपने संतति को प्रभावित कर देता है। जैसे यहाँ ये प्रभावी तो इन दोनों को प्रभावी किया, फिर ये प्रभावी तो इसको प्रभावी किया। इसी को हम प्रभावी विशेषक कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, वो है अप्रभावी विशेषक। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अप्रभावी विशेषक। ये अप्रभावी विशेषक का सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है दात्र कोशिका अरक्तता, सिकल सेल एनीमिया। पीछे पढ़ा है आपने, अभी कल के टॉपिक में पढ़ा था, याद रखिएगा। और कल मैं फिर पढ़ाऊंगा दात्र कोशिका अरक्तता को, तब भी आप याद रखेंगे। तो दात्र कोशिका अरक्तता, सिकल सेल एनीमिया, ये है इसका उदाहरण। अब इसका वंशावली विशेषण को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एकदम करेक्ट। यहाँ देखिए, ये एक नर है, ये मादा है, दोनों जो है प्रभावहीन है, मतलब कोई भी प्रभावित नहीं है। रेड है? नहीं। तब इससे 5 संतति बनते हैं, 1 2 3 4 5 संतति बने। ये 5 संतति में एक नर प्रभावी नहीं है, एक नर प्रभावी है, फिर यहाँ मादा प्रभावी नहीं है, यहाँ मादा प्रभावी है और यहाँ नर प्रभावी है। क्लियर है? मतलब 2 प्रभावी और 3 अप्रभावी प्राप्त हो रहे हैं। क्लियर है? यहाँ पर पहली पीढ़ी समझ में आ गई, एक पीढ़ी है ये। अब दूसरी पीढ़ी देखते हैं। अब दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ कि जब हमने पहले पहली पीढ़ी को देखा, आपने पहली पीढ़ी में आपको एक चीज समझ में आया होगा, यहाँ पर इन दोनों में किसी को भी ये रोग हुआ था? नहीं हुआ था, किसी को भी रोग नहीं हुआ था। परंतु इस पीढ़ी में 1 और 2 को रोग हो गया। यहाँ दोनों को रोग नहीं था, यहाँ रोग हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पर लक्षण अप्रभावी था, यहाँ लक्षण प्रभावी नहीं था, परंतु इस पीढ़ी में वो लक्षण क्या हो गया? प्रभावी हो गया। मतलब अप्रभावी विशेषक उसमें अगली पीढ़ी में आ गया।
अब जब दोबारा जब क्रॉस कराया जाए तो इस क्रॉस में फिर 3 संतति बन रहे हैं। इनमें से 1 2 3, एक नर और एक मादा और एक नर अप्रभावी, ये प्रभावी ये अप्रभावी प्राप्त होता है। इसका मतलब यहाँ तो दोनों जनक जो थे वो कैसे थे, दोनों के दोनों में वह रोग नहीं था, तब भी उनके संतति में वो रोग आ गया। कब क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर यह लक्षण क्या था, प्रभावी नहीं था। और मेंडल ने एक बात कही थी कि F1 में प्रभावी नहीं रहता है परंतु F2 में वह प्रभावी हो जाता है। विसंयोजन का नियम, दूसरा नियम देखिएगा आप लोग, तो दूसरे पीढ़ी में वह प्रभावी हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर हमें प्रभावित व्यक्ति प्राप्त होता है। इसी को अप्रभावी विशेषक कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बिना प्रभावित वाले व्यक्ति को, मतलब बिना प्रभाव के व्यक्ति को जब दो व्यक्ति क्रॉस करते हैं तो उससे जो संतति बनती है वह हमेशा प्रभाव वाली, उसमें प्रभाव वाली संतति बनती है। जैसे यहाँ बनी तो इसको हम अप्रभावी विशेषक कहेंगे, क्योंकि इसमें यह रोग प्रभावित रूप से दिखाई नहीं दे रहा था, तब भी वहां संतति में प्रभावी हुआ। क्लियर है। इसमें यहाँ रोग था जिसके कारण यहाँ रोग आया, फिर यहाँ रोग आया। इसमें रोग था, इसमें तो रोग नहीं है तो नहीं आया, आया इसमें नहीं आया, परंतु यहाँ रोग नहीं था तब भी आया, यहाँ रोग नहीं था तब भी आया। तो इसी को हम लोग इसको कहेंगे प्रभावी वाला। प्रभावी विशेष में हमेशा प्रभावी रहता है, और इसमें क्या हो गया अप्रभावी, इसमें प्रभावी नहीं रहता है। इसी आधार पे हम अनेक रोगों का विश्लेषण करते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी में 2 फिगर दे रखा था, मैंने आपको समझाया। अगर आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया हो तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसको अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।